हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडुनॉमी। और आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में, जो आपके फरवरी मार्च में आपके जो एग्जाम होंगे उनमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में इकट्ठे किए हैं और हम उन सभी को डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी एक तो जितने भी आपके गैजेट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं इस वीडियो में, वो उन सभी को आप साइलेंट मोड पे रखें। पेन और पेपर लेके आप बैठेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले होंगे, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उन्हें आपको सिंपली नोट डाउन करना है। और आप बिलीव करिए कि एक ही वीडियो आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन देगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मोटिवेशनल क्योट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, बी लाइक द सन एंड द मून एंड शाइन व्हेन इट्स योर टाइम। कभी भी अपने आप को किसी औरों से कंपेयर मत करो कि वो इतना अच्छे नंबर लेके आ रहा है, वो हमसे इतना आगे है, या फिर हमने तो स्टडी करी नहीं अभी तक। ऐसे आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा आपके तभी चमकते हैं जब उनका समय होता है, रात में ऐसा नहीं होता। देखो चंद्रमा कितना चमकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो दिन में चमके, और सूर्य कितना चमकता है, तो सूर्य भी ऐसा नहीं होता कि वो रात को चमके। तो आपको चमकोगे, आप जरूर चमकोगे, आपका भी टाइम आएगा, पर आपको मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। देखिए अगर मैं बात करूं तो हमने जो करे हैं चैप्टर्स, केमिकल रिएक्शंस हमने कर लिया है, आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। मेटल नॉन मेटल हमने कर लिया है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 4 चैप्टर हमने कर लिए। और आज हम कर रहे हैं आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि आपका 3 नंबर के करीब वेटेज रखता है, पर इससे ज्यादा ही आएगा। 3 नंबर से थोड़ा ज्यादा भी आपको क्वेश्चन देखने को इससे मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जूस ऑफ टैमेरिंड टर्न्स ब्लू टू रेड। टैमेरिंड क्या होता है बच्चों? टैमेरिंड होता है आपका इमली। तो इमली क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। देखिए इमली जो होती है उसका टेस्ट खट्टा होता है। खट्टा होने का मतलब है वो एसिडिक है। तो टैमेरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है? अगर बात करें तो टैमेरिंड के अंदर कौन सा एसिड होगा, तो वो हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। सर ऐसे तो टमाटो भी खट्टा होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता होगा? आंवला भी खट्टा होता है, तो आंवले के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको पहले ही कहा था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जब ये वीडियो है आपके पास तो आपको यहीं से क्वेश्चन सारे देखने को मिलने वाले हैं। देखिए मैं आपके लिए एक पूरी टेबल बनाई हुई है, आप देखेंगे। इसमें सबसे पहला है सिट्रिक एसिड। देखो सिट्रिक क्या होता है? जितने भी फल, खट्टे फल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन हो गया आपका, इन सब के अंदर क्या होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, जो आंट और बीज होती हैं, हनी बी, ठीक है, या नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग तो नहीं लोगे आप, आंट और बीज जो होती हैं उसके अंदर आएगा आपका फॉर्मिक एसिड होता है। विनीगर और टोमेटो दोनों के दोनों खट्टे होते हैं, इनके अंदर एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल और ग्रेप्स, ये भी दोनों खट्टे होते हैं, तो इनके अंदर मैलिक एसिड होता है। टैमेरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर आपका जो होगा मैलिक एसिड भी होगा और टार्ट्रिक एसिड भी होगा। आप मेनली आपको टैमेरिंड याद रखना पड़ता है। टैमेरिंड माने इमली, इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। नाउ अगर आप देखेंगे तो स्पिनच एंड कैबेज, इनके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, और टोमेटो के अंदर भी होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, टोमेटो के अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड और मिल्क, कर्ड और मिल्क भी एसिडिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। और आंवला, जो आंवला जिसमें भी विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा, तो विटामिन सी के अंदर होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आपके सामने टेबल है, आप इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पेपर में बहुत हेल्प करेगा मैचिंग करने को, आपको इससे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि एसिड है और बेस है। देखो हम एसिड का टेस्ट जानते हैं, एसिड का टेस्ट होता है सोर टेस्ट, और बेसिक का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। ये ध्यान। तो देखिए
जो सबसे इम्पोर्टेंट लिटमस होता है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज लिटमस है, उसमें आपका जो लिटमस आता है वो आता है ब्लू लिटमस या लिटमस आप कहोगे सिंपली कि लिटमस आपका सबसे ज़्यादा यूज में किया जाने वाला इंडिकेटर है। तो अगर हम बात करें लिटमस किस चीज़ से हमें ऑब्टेन होता है, तो लिटमस जो होता है उसका जो सोर्स होता है ये आपका लीचेंस से मिलता है। ठीक है, लीचेंस कह लीजिए, लाइकेंस, इनसे लिटमस को बनाया जाता है। तो लिटमस दो तरह के आपको मिलते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। अगर हम बात करें कि ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस आपका एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का देगा। और अगर हम बात करें रेड लिटमस, तो रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाता है बेस के अंदर ब्लू। ब्लू लिटमस है तो आपको ध्यान रखना है, ब्लू लिटमस एसिड में रेड कलर देगा। देखो एसिड में क्या आ रहा है, डी, तो रेड में भी क्या आ रहा है आपके पास, डी। तो एसिड में जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अब ब्लू बेस में नो चेंज, कोई भी बेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर हम रेड लिटमस की बात करेंगे तो रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा बेस के अंदर। तो बेस के अंदर कैसा कलर आता है लिटमस का, तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस में आएगा आपके पास ब्लू कलर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो आएगा वो एसिड के अंदर रेड कलर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज आपका कैसा कलर देगा, एसिड के अंदर रेड कलर देगा। अगर हम बेस के अंदर बात करेंगे तो बेस के अंदर इसका कलर होगा येलो कलर। इसके बाद आता है आपको फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो आपका एसिड के अंदर देगा कलरलेस। जैसे फिनोल्फ्थलीन का अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, तो एसिड के अंदर इसमें नो चेंज आएगा, कलरलेस ही रहेगा। और अगर बेस के अंदर हम इसे ऐड करते हैं तो बेस के अंदर ये रेड कलर देगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर देगा, इसी तरह आपका लिटमस भी रेड कलर देगा एसिड के अंदर। पर एक आपका फिनोल्फ्थलीन होता है जो कि आपका रेड कलर देगा ओनली इन बेसिक। तो इस टेबल को आप एक दो बार देख लेंगे, लिख के देख लीजिए तो आपको ये लर्न हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट HCl एज वेल एज KOH। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KOH आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर आपको मिलेगा। तो बच्चों ये वैसे मेटल एंड नॉन मेटल से है ये क्वेश्चन, और मैंने उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया था। अगर हम बात करें तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ओनली दो है आपके ऐसे होते हैं मेटल ऑक्साइड जो बेसिक नेचर के नहीं होते, वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। वो प्योरली बेसिक नहीं होते ना प्योरली एसिडिक होते हैं, वो एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक भी। तो वो आपके ऑक्साइड होते हैं, एक तो हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है आपका जिंक ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है ये आपके एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो सॉल्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। सोडियम क्लोराइड विच इज नॉन एज कॉमन सॉल्ट इज यूज ऑलमोस्ट इन एवरी किचन। बात बिल्कुल सही है, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो एवरी किचन में यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ सॉल्ट यूज इन फास्टर कुकिंग एज वेल एज इन बेकिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा का हम किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि कुकिंग फास्टर हो जाती है। जैसे राजमा है, चना है, छोले हैं, तो अगर इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करके इन्हें बॉईल करते हैं तो ये जल्दी जो है बॉईल हो जाते हैं। द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन दैम। बिल्कुल। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, ये है एक सॉल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट में आपका जब एसिड और बेस जब आपके रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एसिड और बेस जब आपके रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ये बनाते हैं। अच्छा इस रिएक्शन की मैं बात करूंगा तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्यों न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं? क्योंकि एसिड आपका ना तो ये जो सॉल्ट बनता है ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसलिए सॉल्ट बन गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट होगा। तो आपसे कह रहा है ये सोडियम क्लोराइड बना है, तो सोडियम क्लोराइड में एसिड और बेस बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये जो है ये क्लोराइड फैमिली का है। क्लोराइड फैमिली मींस जो आपका एसिड होगा वो क्लोराइड होगा। तो एसिड कौन सा क्लोराइड होता है? तो आपको देखेंगे तो एसिड होगा आपके पास HCl, जो HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोराइड फैमिली का होगा। बेस की हम बात करेंगे तो बेस में आपका क्योंकि सोडियम है तो सोडियम का बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है और काफी बच्चों को आती भी होगी ये रिएक्शन। तो HCl और NaOH जब आपके रिएक्ट करेंगे, HCl क्या है आपका एसिड है और NaOH आपका बेस है। तो एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट। तो ये बन जाएगा आपके पास NaCl प्लस NaCl के साथ आपका बनेगा H2O, वाटर बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द केटायन एंड द एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में कौन सा केटायन और एनायन आपके प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए कैल्शियम सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4। अब देखो CaSO4 की अगर हम बात करें इसे लिखेंगे तो कैल्शियम, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2 और SO4 की जो वैलेंसी होगी वो होगी -2। ठीक है, जो +2 है इसका मतलब क्या होता है बच्चों की इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे कि कैल्शियम के अगर हम नंबर की बात करते हैं तो कैल्शियम का नंबर होता है 20, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2 8 8 2। तो लास्ट सेल में इसके 2 हैं, तो इसे क्या करना होगा? अपने आप को स्टेबल करना होगा। स्टेबल करने के लिए इसको लास्ट सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। तो ये किसके जैसा बन जाएगा? आर्गन के जैसा। जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है, नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये अचीव करना चाहते हैं, तो इसको आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो 2 8 और 8 होगी। तो अब इसको एक ही है, या तो ये क्या करेगा इस 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा या डोनेट करेगा तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, अब 2 माइनस कम हो जाएंगे तो आपके 2 प्लस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़े? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन तो एज इट इज है, तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन जो है आपका वो बढ़ जाएगा, तो +2 हो गए। इसी तरह SO4 की वैलेंसी क्या होगी? तो ये पॉलीएटॉमिक वैलेंसी है, बच्चों को काफी बच्चों को आती भी होगी, इसकी पूरी टेबल होती है, आप देख लीजिएगा। तो SO4 की हो जाएगी -2। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा CaSO4। अब आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो आपका क्या होता है? केटायन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो केटायन होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जब इसके ऊपर -2 SO4 के ऊपर, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आपका माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका बनाएगा एनायन। तो आपको ध्यान रखना है केटायन और एनायन क्या होते हैं। एनायन में नाम ही है एनायन, मतलब नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, और केटायन जो इलेक्ट्रॉन देते हैं जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम +2 आपका केटायन होगा, SO4 -2 आपका एनायन होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है वो? सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और वॉशिंग सोडा ये दोनों सेम फैमिली से ही आते हैं। देखो अगर आप बेकिंग सोडा की रिएक्शन देखते हैं तो बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन होती है वो होती है NaCl। बेकिंग सोडा की रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेकिंग सोडा बनता कैसे है, बेकिंग सोडा को हम बना के देखते हैं तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है। देखिए बेकिंग सोडा की रिएक्शन NaCl प्लस उसके अलावा आप अमोनिया लेंगे NH3 प्लस वाटर, इन सबको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको क्या करा जाएगा? हीट। तो जब हीट करा जाएगा तो ये आपका बनाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl।
ये रिएक्शन आप एक बार देख लेंगे, 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बेकिंग सोडा की रिएक्शन याद हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन गया, बेकिंग सोडा। ये कंपाउंड आपका NaSCO3 ये बेकिंग सोडा है, जिसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा है आपका, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से आया बच्चों, NaCl से। तो ये भी NaCl का डेरिवेटिव है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी आपका NaCl ही है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ही सेम फैमिली से हैं, दोनों के दोनों एक क्लोराइड फैमिली से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि दोनों के दोनों ये क्लोराइड फैमिली से हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको इसमें इस वीडियो में कवर करी है, ये होती है आपकी टेस्टिंग। ये है आपकी टेस्टिंग। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक काम करते हैं, इसको जब हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हम इनकी टेस्टिंग्स की बात करेंगे। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन आपका तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turns milky and then colorless. The option that justify the above stated observation is that X is aqueous calcium hydroxide. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आ रहा है ये कि जब X में हमने एक गैस को पास कराया तो फर्स्ट तो वो मिल्की बनी, मिल्की मतलब वाइट कलर की हो गई थोड़ी, और देन वो कलरलेस हो गई। ऐसा क्यों हुआ, और बाद में ये कह भी रहा है कि जो X है वो एक्वस सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराते हैं तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखो ये क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो एक्वस था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब पास कराया गैसियस फॉर्म में पास कराया तो यहाँ पर H2O अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका सेपरेट हो जाता है जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो जाता है। तो क्या होगा, अब जब ये सॉलिड फॉर्म में और ये पानी है तो ये क्या होंगे, अलग अलग सेपरेट आपको दिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो वो टर्न्स मिल्की कर देता है, जो पानी होता है ना उसे मिल्की बना देता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बिल्कुल आपका कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ध्यान रखना है आपको, ये कलरलेस लिक्विड होता है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये जो होता है आपका वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाता कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये मिल्की कलर का बन जाता है। जस्ट लाइक जैसे अगर आप चौक जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर आप उसे क्या करेंगे, उसको पाउडर बनाएंगे और पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिल्की सा बन जाएगा। अब होता क्या है, अगर हम बाद में भी कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसके अंदर है क्या क्या, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस पानी है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है, वाटर भी है। अब क्या होता है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें छोड़ते जाएंगे हम छोड़ते जाएंगे और देते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें, तो होता क्या है, यहाँ पर टर्न्स हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ट्वाइस। तो ये आपको होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो अगेन क्या होता है आपका कलरलेस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कलरलेस होता है। तो फिर अब आपका दोबारा से वो कलरलेस हो गया क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड थे। तो अब आइए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं। जो मैंने आपसे लास्ट में कहा था ना, ये जो है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग है और ये है आपकी हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे मार्क कर लीजिएगा, कैसे ना कैसे करके आपसे केमिस्ट्री में पूछता है, या तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पूछेगा या फिर आपसे वो कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग आपसे पूछता है। बहुत ईजी थी, इन दो रिएक्शन से आप बता सकते हैं, इसके ऊपर आउट ऑफ कोई क्वेश्चन नहीं आता टेस्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहले पूछ रहा है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो मिल्की हुआ ही नहीं था,
किसके लिए मिल्की हुआ था? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो पहला तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो जो है आपका मिल्की कन्वर्ट हुआ, देन वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है, अगेन वो आपका कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो कि द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो देखो पीएच की बात करें तो पीएच आपको वैसे पता होगा, पीएच का मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच जो स्केल होता है बच्चों ये 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 0 से 14 तक होगा, तो 0 7 14, 7 जो होगा वो आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर 14 है तो वो आपका बेसिक होगा, और आपका 0 है तो वो होगा आपका एसिडिक। अब देखो 7 से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब 7 से कम जाएंगे, तो वो आपकी एसिडिटी बढ़ती जाती है, तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और जब हम 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब 7 के अब हम अब चलेंगे, 7 8 9 10 7.1 इस तरह से जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपकी बेसिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 0 जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और 14 जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब आप 7 से नीचे की तरफ जाओगे तो रेडिश कलर में आना स्टार्ट हो जाएगा, रेड होगा, ठीक है, या येलो होगा, आपका ऑरेंज, इस तरह के कलर देना शुरू करेगा। और जब आप 7 से ऊपर की तरफ चलोगे तो ये आपका 7 पे जो होता है वो ग्रीन कलर होगा, 7 पे ग्रीन कलर होगा। जब 7 से आप ऊपर की तरफ चलोगे तो ये आपका जो देगा वो ब्लू कलर में देने लग जाएगा, जितनी भी आपको शेड मिलेंगे वो ब्लू पर्पल इस तरह की आपको कलर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। पीएच से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है, और उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं पीएच में कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या फिर कोई चीज कितनी ज्यादा बेसिक है। तो लेमन जूस ये कह रहा है कि लेमन जूस ऑरेंज कलर का पीएच पेपर पे देगा कलर, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 3 है, और नेचर इसका बेसिक होगा। तो आपने नेचर देखा बेसिक, तो लेमन जूस तो खट्टा होता है, और अभी हमने बात करी थी जितनी भी खट्टी चीजें होंगी वो सभी की सभी आपकी एसिडिक होती है। और लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो ध्यान रखना है सिट्रिक एसिड, ठीक है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है। तो ए तो आपका गलत हो गया। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लू कलर देगा, 10 pH होगा इसका अप्रोक्सीमेट, और बेसिक नेचर का होता है। अच्छा, तो ये चलो अभी हम इसे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखो आप गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस कैसा कलर देगा, रेड देगा। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, जो हमारे स्टमक में अवेलेबल होते हैं, स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, और ये भोजन के जो फूड होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन कह रहा हूँ, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब आपके गैस्ट्रिक जूसेस में आते हैं। तो इनका pH 6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इनका pH HCl है तो HCl का तो pH 0 होता है, तो कहीं ना कहीं 0 या 1 के समथिंग होना चाहिए, तो 6 तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका जो जाएगा गलत हो जाएगा, सी वाला। फिर है प्योर वाटर, पीएच पेपर पे येलो कलर देगा, बिल्कुल गलत। कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और ये आपका एक एंटी एसिड होता है, मतलब ये पेट में जो एसिडिटी बनती है उसको कंट्रोल करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिया जाता है। इसकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 10 होती है, और बेसिक नेचर होता है। और अभी हमने बात करी थी जब भी आप 7 से ऊपर की तरफ चलोगे तो ये लाइक ब्लू कलर आपको देगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम। तो वॉशिंग सोडा के लिए पूछ रहा है आपसे, ये वॉशिंग सोडा इनमें से क्या होगा, तो वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसका अगर हम नाम की बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा का नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 है तो डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये हाइड्रेट डेका हाइड्रेट 10 आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ये 10 है बच्चों ये आपका वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, तो 10H2O है आपका। फिर Na2CO3 5H2O, तो ये तो गलत हो जाएगा। NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और NaHCO3 ये आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, अभी हमने लास्ट में देख भी लिया था, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify X, writes its chemical formula. ओके, तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि जिप्सम क्या होता है। भाई जिप्सम तो आपको पता होना चाहिए ना, जिप्सम से ही तो ये एक्स कंपाउंड बन रहा है, तो जिप्सम क्या होता है। तो देखो भाई बच्चों, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2O। तो CaSO4 2H2O ये इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम का। अब अगर हम इसे क्या करते हैं, हीट करेंगे, CaSO4 2H2O को हीट करते हैं, और हीट भी कितने पे करना है इसे, 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स, 100 डिग्री से ऊपर नहीं है, यहाँ आप केल्विन में कहेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। भाई देखो 0 डिग्री में होते हैं आपके 273 केल्विन, और केल्विन पे कभी भी डिग्री नहीं आता, ध्यान रखना। अब अगर सपोज करो आपसे कहूँ मैं 1 डिग्री में बताओ, तो 1 डिग्री में कितने केल्विन होंगे, तो 273 प्लस 1 कर देंगे तो 274 केल्विन हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करें 100 डिग्री में कितने होंगे, तो 273 में 100 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन आपका मिल जाएगा। अब CaSO4 जो है ये आपका है जिप्सम। ठीक है, ये है जिप्सम। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 हाफ H2O में, और हाफ इसमें से 1/2 H2O इसमें से सेपरेट हो जाएगा। तो CaSO4 हाफ H2O होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP भी हम इसे कहते हैं, आपने देखा होगा POP की जो होती है मूर्तियां बनती हैं। POP जो है प्लास्टर के टाइम पे जो हाथ पे लगाए जाते हैं या पैरों में जब कभी प्लास्टर की जरूरत पड़ती है, तो जो इस पेंट जैसा व्हाइट कलर का जो थिक करने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए जो सब्सटेंस यूज में लिया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, या वॉल डेकोरेशन करने के लिए जो डिजाइनिंग बनाए जाते हैं वो भी POP से बनते हैं। तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करेंगे बच्चों, तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, देखो CaSO4 है तो इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि कैल्शियम सल्फेट होगा। अब हाफ H2 है तो हाफ के लिए हम लगाएंगे हेमी, जैसे हेमिस्फेयर होता है ना, हेमिस्फेयर स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर, इसी तरह एक पूरा हो गया, आधे के लिए क्या लगाएंगे, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी क्यों लगाया सर, हाफ भी लगा सकते थे और भी वर्ड लगा सकते थे। देखो हम जो है ना ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को हम नॉर्मली किस में लेके चलते हैं, स्फेरिकल शेप में, तो स्फेरिक का आधा क्या होगा, हेमी, है ना, हेमी वर्ड यूज करते हैं ना, तो हेमी हाइड्रेट। फिर आपसे पूछ रहा है स्टेट द डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपको ये पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बच्चों बेकिंग सोडा जो होता है ना, मैं बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। बच्चों बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, देखो ये क्या है, अल्टीमेटली एक तरह का ये सॉल्ट है। ठीक है, अब जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर की बात करेंगे तो जो बेकिंग पाउडर होता है इसके अंदर क्या होता है आपका बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिबल कोई भी जो खाने वाला एसिड होता है उसे मिला देते हैं, जैसे कि
ज़्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो टार्ट्रिक एसिड लिया जाता है। वैसे टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, सभी आपके एडिबल एसिड आते हैं, पर जो हम बेकिंग सोडा है उसके साथ हम मिला देते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड के साथ होता क्या है बच्चों, देखो बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जब ये आपस में मिल जाते हैं तो देखो क्या होता है ना, बेकिंग सोडा को जब हम खाने में यूज करते हैं तो ये जब गर्म किया जाता है तो ये सॉल्ट्स बेसिकली बेस का फॉर्मेशन करेगा, बेस फॉर्मेशन करेगा। तो बेस फॉर्मेशन में जो उसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो ये बेस के फॉर्मेशन करता है पानी के साथ, तो इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट हो जाता है। तो बेकिंग सोडा को हम जो मीठी चीजें बनानी होती हैं, अच्छा बेकिंग सोडा का यूज क्यों किया जाता है, एक तो खाने को फास्टर बनाने के लिए जिससे कि कुक फास्टर हो जाए। नंबर सेकंड, जो खाना है वो स्पंजी बनता है। अगर हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं तो खाना जो है, भोजन जो है वो भी स्पंजी टाइप से बन जाता है, फूल के बनता है, तो भटूरों में यूज कर लेते हैं। पर जो कोई चीज मीठी चीज बनानी हो, जस्ट लाइक केक बनाने हो, तो केक बनाने में केक को भी स्पंजी बनाना पड़ता है। तो अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो उसका जो टेस्ट होगा ना वो बिटर टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जब मिलते हैं तो यहाँ जो बेस बनता है वो रिएक्ट कर लेता है उस एसिड के साथ, जैसे टार्ट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बनते हैं वो सोडियम के आयंस बनते हैं जिसका टेस्ट बिटर नहीं होता। तो ऐसे में खाने का टेस्ट बिटर भी नहीं होता और वो चीज जो है वो स्पंजी बन जाती है। स्पंजी क्यों बनती है, अगर मैं आपको बताऊं कि स्पंजी भी क्यों बनती है, तो Na2CO3 जब आपका गर्म किया जाता है, जब NO2CO3 आपको जब गर्म करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो खाने के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से खाना जो है वो स्पंजी बनता है, फूल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कार्य कैसे करते हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वन रेमेडिकल मेजर ईच ऑफ काउंटरएक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपको बताना है कि पीएच का क्या रोल है आपके। तो प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब भी बच्चों हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब ज्यादा खाना हम खा लेते हैं या ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। काफी ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूसेस बनेंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमें जो है वो एसिडिटी बनती है या इंडाइजेशन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा एसिड बनने की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पीएच का कैसे यूज करेंगे, इसको पीएच को जो चेंज हो गया ना, पेट का जो पीएच है, हमारे स्टमक का पीएच काफी ज्यादा लो हो गया, कम हो गया, तो ऐसे में हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या ऐसे कोई भी बेस का हम यूज करते हैं जो कि हमारे पेट का जो स्टमक का जो पीएच है उसे अगेन वो न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी एसिडिटी बनती है स्टमक में तो हम किसका यूज करते हैं, बेस का। तो बेस क्या करता है, एसिड और बेस मिलकर आपके न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टमक की एसिडिटी को। तो उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करा जाता है और ये एंटासिड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एंटासिड होते हैं, मीन जो एसिडिटी को कम करते हैं उन्हें हम एंटासिड बोलते हैं। फिर है स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव। तो हनी बी और नेटल लीव के अगर ये डंक मार लेती है मधुमक्खी, ठीक है, ये डंक मार देती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो स्टिंग होता है ना, इसके स्टिंग के अंदर कंटेन होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना है, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड, अब हमारी जो इरिटेशन होती है जब कोई भी आपको हनी बी या जब स्टिंग कर देती है, काट देती है, तो काफी ज्यादा हमें इचिंग होती है उस जगह पे, इरिटेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड इन देयर स्टिंग। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कौन, बेस। तो हम किसी भी बेस का यूज कर सकते हैं। तो बेस में हम जैसे क्या यूज कर सकते हैं, अब अगर हमारे घर में जैसे नॉर्मली बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है वो रहता ही अवेलेबल, तो हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं उस जगह पे। उस जगह को हम पहले थोड़ा वाटर से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, और बेकिंग सोडा अगर हम उस पर लगाते हैं तो एसिड और बेस मिलकर वहां पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोप,
उस जगह को सोप से क्लीन करते हैं, क्योंकि सोप भी हम जानते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होती है, तो सोप का भी हम यूज कर सकते हैं। उस जगह को क्लीन करके हम साबुन से अगर उसे वॉश करते हैं, सोप से वॉश करेंगे तो वहां पर हमें काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अब वो पूछ रहा है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है, अभी हमने बात करी थी कि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर। व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड, अब कर्ड के अंदर उसे हम चेंज कर देंगे तो उट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज। अब पहले तो मुझे बता दो जो कर्ड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो कर्ड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों, तो बिल्कुल सही, कर्ड का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। अब खट्टी चीज कैसी होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी, सर अभी आपने बताया, काफी देर से आप बता रहे हो कि जो भी खट्टी चीज होती है वो एसिडिक होती है, तो कर्ड का टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब सोर टेस्ट की वजह से उसका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 6 से नीचे चले जाएगा। तो वाई आपको पता ही चल गया, क्योंकि कर्ड जो होगी वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो क्यों होगी, क्योंकि इट हैज सोर टेस्ट, तो इट्स पीएच वैल्यू गेट्स डाउन, ठीक है, इट्स पीएच वैल्यू गेट्स डाउन और इन डिक्रीजेस फ्रॉम 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू अ कलरलेस लिक्विड। ओके, टर्मरिक की बात करेंगे, इंडिकेटर होता है ये भी आपका, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। इफ द लिक्विड बिकम रेड, अगर वो लिक्विड रेड हो गया तो लिक्विड में भी, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, टर्मरिक जैसे हमने बात करी थी, लाइकेंस की बात करी, वो लाइकेंस करें, लिटमस की बात करी थी, मिथाइल ऑरेंज की बात करी, फिनोल्फ्थलीन की बात करी, उसी तरह जो टर्मरिक है आपका वो भी एक आपका इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपको ध्यान रखना है लिटमस और टर्मरिक लिखना है, मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोल्फ्थलीन है ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, इट मींस इट इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज, जबकि टर्मरिक आपका एक नेचुरल इंडिकेटर में आएगा और लिटमस भी। तो टर्मरिक जो होता है वो आपका क्या करता है, एसिड के अंदर और बेस में, तो टर्मरिक भी आपका आता है, जैसे हमने बात करी थी फिनोल्फ्थलीन की, तो वो टर्मरिक भी रेड कलर देगी और फिनोल्फ्थलीन भी आपका रेड कलर देगा। एसिड के अंदर, इसके अंदर नो चेंज आएगा। अगर हम किसी भी एसिड में डालते हैं टर्मरिक को, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ठीक है, टर्मरिक आपकी हल्दी होती है, हल्दी को अगर आप क्या करते हैं एसिड के अंदर डालेंगे तो नो चेंज आएगा, बेस के अंदर वो रेड कलर देगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या रेड कलर आएगा, नहीं आएगा। वेट, क्या हुआ इसे, रुकिए, चलो, तो एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आएगा, नहीं आएगा। अब आ जाओ डिस्टिल्ड वाटर, क्या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रेड कलर आएगा, डिस्टिल्ड वाटर होता है pH 7, लेमन जूस के अंदर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लेमन जूस भी आपका एसिडिक होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसका रेड कलर आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन द नेटल स्टिंग। देखो दोबारा से आपसे पूछ लिया उसने कि नेटल स्टिंग के नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने लास्ट में बात करी थी मिथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड की बात करेंगे तो एसिडिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, आपका विनीगर में। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है बताइए, पहले ही क्वेश्चन आज का यही था, टैमेरिंड में। देखो ये क्वेश्चन आपके आते हैं जरूर सोर्स। सिट्रिक एसिड की बात करेंगे तो वो आपका लेमन में प्रेजेंट होता है, लेमन या फिर आप कह लो ऑरेंज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन को हमने कर लिया है, अगर आप देखें तो NaCl NH3 H2O CO2 क्या बनाएगा ये, अभी आपने देखा था ना बेकिंग सोडा की रिएक्शन, तो Na2CO3, तो Na2CO3 आपको पहले ही कहा था, वो रिएक्शन स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसे लिख लीजिएगा आप, NaCl सोडियम क्लोराइड और ये आपका NH3 हो गया अमोनिया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन्हें हीट किया जाता है तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ड बाय पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या होता है आपका पीएच की, अभी हमने फुल फॉर्म देखी थी, पीएच होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमें क्या बताता है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो पूरे दुनिया में यूज किया जाता हो, ठीक है, जो कंप्लीट वर्ल्ड में कोई भी चीज यूज करी जाती हो तो उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है और इसका काम क्या होता है, एसिड और बेस में डिफरेंस बताना, साथ में ये भी बताता है ये कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एक कोई एसिड है या फिर बेस है। तो पीएच स्केल का इसमें काम किया जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है द pH of rainwater collected from two cities A and B was found to be 6.1 and 5.3। अब देखो ए सिटी में आपका जो पानी मिला रेन वाटर वो कितने पीएच का है, 6.1 पीएच है उसका, ठीक है। और जो बी है आपका, बी है 5.3 पीएच। तो बी जो है वो 5.3 पीएच का है। तो ये पूछ रहा है आपसे व्हाट द वाटर ऑफ विच सिटी इज मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक कहाँ का होगा बताइए आप। हमने अभी पहले भी बात करी थी, जैसे 7 आपका पीएच होता है, तो 7 पीएच में बिलो अगर हम 7 जाते हैं तो 0 तक आपको पीएच देखने को मिलेगा, और 7 से ऊपर जाएंगे तो ये हमें 14 तक देखने को मिलता है। तो देखिए 0 और 7, तो 0 से जब आप 7 से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको जो देखने को पीएच मिलेगा वो एसिडिक पीएच, एसिडिक होगा। जितना ज्यादा 0 होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर चलेंगे हम तो वो बेसिक बढ़ता जाएगा आपका। तो अब 6.1 और 5.3 में आप ही बताइए कि कौन सा नियरेस्ट अबाउट 0 है। तो 0 के पास कौन है, 5.3। तो 5.3 जो होगा ये ज्यादा एसिडिक होगा, इट इज मोर एसिडिक देन 6.1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब वो कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर स्टेट विद रीजन व्हाट वुड हैपन टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ अ पॉन्ड। तो एक्वेटिक लाइफ के साथ क्या होगा, पॉन्ड की जो सर्वाइवल है, एक्वेटिक लाइफ होती है जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जो उस पॉन्ड में जीव रहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उसमें रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक लाइफ कहेंगे। लाइक फिश हो गया, और फिश के जो एग्स होंगे, इसके अलावा आपकी डक होंगी, और भी पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनकी एक्वेटिक लाइफ काफी ज्यादा हार्श हो जाएगी, ठीक है। बी में जो है वो ज्यादा एसिडिक है, तो बी में ज्यादा एसिडिक होने की वजह से जो फिश के जो एग होते हैं वो कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जो एसिडिक पानी होता है उसके अंदर इन्हें रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी भी नहीं मिलती है प्रॉपर। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा हार्मफुल रहता है एसिडिक वाटर उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम द विच द फॉलोइंग सॉल्ट आर ऑब्टेन। तो ये क्वेश्चन आपने देखा था कि पिछले पेपर में भी पूछा गया था आपसे कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर आपको ये देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको फैमिली पता होनी चाहिए। जैसे ये क्लोराइड है तो ये क्लोराइड एसिड से बना होगा, मींस HCl की फैमिली से होगा। ये सल्फेट है, तो जो सल्फेट होगा बच्चों ये आपका सल्फर एसिड की फॉर्म क्लास से होगा, मतलब H2SO4 से होगा ये। तो आपसे पूछ रहा है वो बेस बताना है और एसिड बताना है, तो हमें पता है ये दोनों के दोनों ही क्या है आपके, सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट दोनों ही आपके सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस। जब एसिड और बेस आपके दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट, और आपके साथ में बनता है यहाँ पर वाटर। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में होगा आपके पास NaOH, ये होगा बेस, और एसिड के रूप में आपके पास रहेगा, एक काम करते हैं इसे दूसरी कलर से लिखते हैं। देखिए एसिड में हम ले लेते हैं HCl और बेस में हम ले लेते हैं NaOH। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर H2O बन जाएगा। अगर हम एमोनियम सल्फेट, तो आपके पास एसिड क्या आ गया HCl और बेस आपके पास आ गया NaOH, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है वो एमोनियम सल्फेट। तो देखिए एमोनियम सल्फेट में तो इसमें एसिड हो जाएगा, देखो सल्फेट फैमिली से है तो H2SO4 तो एसिड हो जाएगा आपका, और बेस क्या होगा इसके अंदर आपका हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब
ये जब आप तो आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में बनेगा आपके पास सॉल्ट। तो सॉल्ट आपके पास बनेगा सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसका अमोनियम सल्फेट देखो, अमोनियम होता है NH4 2SO4, क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी और ये आपका रिएक्ट करके बनाएगा NH4 2, क्योंकि SO4 होता है -2, तो ये NH4 2SO4 प्लस H2O आपका फॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो आपको बेसिकली रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखा दी है, पर आपको रिएक्शन लिखने की नीड नहीं थी। आप यू जस्ट नीड टू ओनली द एसिड एंड बेस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन सॉल्ट, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये आपके सामने दो सॉल्ट है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है अमोनियम सल्फेट। तो आपसे कह क्या रहा है ये कि इन दोनों सॉल्ट में ये बताइए कौन सा एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है, या इनमें से कौन सा न्यूट्रल है। तो सॉल्ट देखो आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट 3 तरह के सॉल्ट आपके पास होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक बेसिक सॉल्ट, एक होता है आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखो अगर सपोज करो यहाँ पर लगेगा फाइट कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो फाइट कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। तो जब दो स्ट्रॉन्ग लोग लड़ेंगे आपस में, हमने रामायण में देखा है कि एक तरफ से जो है दोनों वीर योद्धा, अगर आपके जैसे रावण है एक तरफ, राम जी हैं, दोनों एक तरफ से क्या कर रहे हैं, उनके तीर कमान जा रहे हैं, तीर जा रहे हैं। तो तीर जब जाते थे तो दोनों आपस में टकरा के क्या हो जाते थे, बिल्कुल जीरो हो जाते थे। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो दोनों तरफ से ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में दोनों की फाइट होगी और दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड तो आपके पास है स्ट्रॉन्ग और बेस जो है वो वीक है। भाई वीक बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं सर? तो वीक बेस होंगे जो आपके कंप्लीटली, देखो बेस जब पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये छोड़ते हैं OH आयंस, इसी तरह ये OH आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं OH आयंस में या हाइड्रोक्साइड आयन में, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जब इन्हें पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो आपके वीक बेस होते हैं। आया समझ में? इसी तरह जब एसिड को पानी में छोड़ा जाता है, एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ऐसे में हाइड्रोजनियम आयन निकलते हैं, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। तो हाइड्रोजन आयन अगर वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है हाइड्रोजन आयंस में तो वो आपका वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो अब आप खुद बताओ मुझे कि कौन जीतेगा? सर ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग एसिड जीतेगा। तो आपके पास जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सर जी एसिडिक सॉल्ट कैसे पता चलेगा? तो एसिडिक सॉल्ट पता चलेगा हमें, इसका जो pH होगा, जो pH होगा वो 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? ऑफ कोर्स 7 से pH इसका कम होगा। फिर आता है स्ट्रॉन्ग, सपोज करो इस बार हमारे पास है वीक एसिड है, एसिड तो वीक है, ठीक है, और बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस जब आपका रिएक्ट करेगा, आप ही बताइए अब कौन जीतेगा, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग की जीत होती है हमेशा, इतना तो हम जानते हैं कि जीत जो होने वाली है वो स्ट्रॉन्ग की होगी। तो बिल्कुल, तो ऐसे में आपका जो बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और जब बेसिक सॉल्ट बनता है बच्चों तो उसका pH जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट का pH जो है वो इक्वल टू 7 होगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये स्टार मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो आपसे, सोडियम क्लोराइड, देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है ये। तो सोडियम क्लोराइड कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है, ये जो होगा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद में है सल्फेट है, तो नाम देखते ही आपको पहचान लेना है कि सल्फेट आ रहा है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक बेस है।
और H2SO4 तो आपको पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका जो होगा ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। इसका मतलब इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, इसका जो पीएच होगा ऊपर वाले का वो 7 के इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट अ बेस। इनमें से बेस कौन सा नहीं है? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये भी, सोडियम सल्फेट भी बेस है, पर जिंक ऑक्साइड ये बेस नहीं है। ध्यान रखना ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। कैसे ना कैसे मैंने आपको पहले मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो में भी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देख लो इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये एसिडिक एंड बेसिक, ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर is burnt in China dish and the fumes are collected in test tube। तो सल्फर को जब हम बर्न करेंगे, किसी भी चीज को बर्न करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न होगा, तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा। इसका नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो वाटर इज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब। अब वाटर को हमने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन टेस्टेड सेपरेटली विद ब्लू एंड रेड लिटमस। फिर इसके अंदर हमने ब्लू लिटमस, देखो ये है ना आपकी टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, जिसमें दोनों में SO2 है, ठीक है दोनों में SO2 है। अब हमने इसमें क्या करा, एक में तो हमने रेड लिटमस डाला, एक में हमने जो है ब्लू लिटमस डाला। तो क्या होगा? अब क्या होगा? आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड, एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर मेटल है नॉन मेटल है? बताओ जल्दी से, सल्फर मेटल है नॉन मेटल है? देखो कैसे पता लगता है सल्फर मेटल है नॉन मेटल है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए, याद हो जाते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ जो सल्फर का जो नंबर होता है ना बच्चों, सल्फर का जो नंबर होता है वो 16 होता है, जो एटॉमिक नंबर होगा। तो वो कितना हो जाएगा? 2 8। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6 2 8 6। तो बच्चों लास्ट में से 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, क्योंकि इसे आर्गन की जैसे ही अपने लास्ट में 8 लाने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा रादर देन कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो सल्फर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो गेन करेगा तो जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है ना तो वो नॉन मेटल होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आगे तक आपके काम आएगा। तो सल्फर जो होगा वो नॉन मेटल होगा। और ध्यान रखना है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसा नेचर शो करते हैं? ये एसिडिक नेचर, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेंगे। कब करेंगे? जब ये पानी के साथ मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करते हैं जब इनको पानी के साथ मिलाया जाता है, मींस वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक। बिल्कुल आपका राइट आंसर है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर क्या करता है बताओ जल्दी से? एसिड के लास्ट में क्या आ रहा है? डी। तो ये किसमें? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू और रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। क्या रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देगा? सरासर गलत, क्योंकि ये तो एसिडिक नेचर का है, तो ये तो रेड कलर देगा। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, रेड लिटमस रिमेन्स रेड। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लिटमस आपका रेड ही रहेगा। तो आपको देखो कितने अच्छे से मैं आपको हर एक चीज, आपको मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो में मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको मन लगा के इस वीडियो को देखना है। और बच्चों देखिए, अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रही है ना, तो आप प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियोस लेते हुए आऊंगा। हमारा फोकस रहता है शॉर्ट वीडियो आ जाए, कुछ छोटी छोटी वीडियो आ जाए। देखो छोटी वीडियो में आप 1-2 चीज सीख पाओगे लिमिटेड, पर इस तरह की वीडियो में आपको काफी चीज कुछ सीखने को मिल रही है, आप देख रहे होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है भाई, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, जल्दी से बता दो मुझे, जब भी रेड कलर में चेंज करेगा तो कैसा होगा? एसिडिक। सर जी हमें तो अब ये सपने में भी याद रहेगा, सोते सोते भी, क्योंकि रेड में रेड आ रहा है तो एसिडिक, बेस में ब्लू आ रहा है तो ब्लू करेगा वो कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन व्हेन एडेड इन एक्सेस, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सॉल्यूशन हम एक्सेस में ऐड करेंगे रिवर्स द चेंज, कि इसे रिवर्स कर देगा चेंज को। अब समझो कि एसिडिक को भी अब दोबारा से हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, एन एक्वस ब्लू को रेड में चेंज में कर रहा है, ब्लू को रेड कर दे रहा है, अगेन वो रेड को क्या कर दे, ब्लू में कर दे। रेड को ब्लू में करना है तो ब्लू का मतलब क्या होगा? बेस। भाई बेस लाना है हमें दोबारा से, तो बेस लेमन जूस को ऐड करोगे तो बेस आएगा क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लेमन जूस तो खुद एसिडिक है। फिर आ जाओ अब आपके पास विनीगर, तो क्या विनीगर को ऐड करोगे आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर है कैल्शियम सल्फेट। अब आपके पास दो ऑप्शन फंस रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच काफी ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा होने की वजह से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? बेसिक बना देगा, और साथ में कैल्शियम सल्फेट भी आपका बेसिक बना देगा। तो दोनों के दोनों ही बेस हैं, तो बेस की वजह से ये क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन आपका बना देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताओ, रुको रुको, कैल्शियम सल्फेट है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट तो नहीं बनाएगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो H2SO4 है, H2SO4 है। अभी हमने देखा था ये क्या होगा, वीक बेस होगा, और ये एसिडिक नेचर का होगा कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट सॉल्ट का है, सल्फेट सॉल्ट बहुत अच्छी फैमिली होती है, सल्फेट जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा, तो इनमें से होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका NaOH फैमिली से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फैमिली से, वीक इसके अंदर जो एसिड है वो, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस में ब्लू कलर का चेंज कर देगा ये। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल टर्न फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। और फिनोल्फ्थलीन को पिंक कलर आता है, हमें पता है कि पिंक कलर देता है वो, रेड या पिंक कब देता है, जब उसे हम किस में डालते हैं, बेस में, बेस के अंदर वो क्या करता है, आपका ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है CH3COOH, क्या ये होता है आपका एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड में देगा? बिल्कुल नहीं देगा। फिर है आपके पास CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें बिल्कुल ये बेस होता है, तो इसके अंदर भी ये पिंक कलर देगा। फिर है आपसे पूछ रहा है ये HCl, क्या HCl में देगा कलर? HCl तो आपका एसिडिक है, तो उसमें कोई कलर नहीं देगा, ये कलरलेस रहेगा। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल इसके अंदर ये कलर आपका देगा, कैसा? पिंक कलर। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है वो नेम अ गैस हुज एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, एक ऐसी गैस बताओ जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है। राइट द फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो जितनी भी गैस होती हैं, हमें पता है कि गैस कैसी होती हैं बच्चों, नॉन मेटल होती हैं। ठीक है, और अभी हमने बात करी थी कि नॉन मेटल जो होंगे वो आपके क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो पर ये पूछ रहा है कि ऐसी गैस बताओ जो कि बेसिक नेचर की होगी, तो देखो इसमें क्या होगा, तो नेमा गैस की बात करेंगे तो इसमें आपकी गैस हो जाएगी बच्चों वो NH3, अमोनिया। ठीक है, ध्यान रखना है, अमोनिया, अमोनिया जो होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बेसिक नेचर होती है, जब इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएंगे, NH4OH, ये बनाएंगे NH4OH जो कि बेसिक होगा। ठीक है, चलिए तो NH4OH का नाम क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH3 ये छोटा है ना, 3 है तो अमोनिया, ठीक है, ये होगा अमोनिया। NH4 ऐसे याद रखना, NH4 ये बड़ा आ रहा है ना, 4 है इसमें, तो ये अमोनियम, इसका नाम भी थोड़ा बड़ा होगा, अमोनियम। ठीक है, चलो
स्पेलिंग बड़ी हो गई ना, ऐसे याद रखना। फिर है अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रीट अ हनी बी स्टिंग। एक बेसिक सब्सटेंस बताओ। देख रहे हो बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, हनी बी, नेटल बी। अभी पता है हमें हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, तो हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह पे, हम बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, हम वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी एक लिख देंगे तो सही जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है नेम द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, तो टोमेटो में कौन सा एसिड था, याद करो। पूरी आपको टेबल मैंने बना दी सिखाई थी। टोमेटो में कौन सा एसिड था, ये रहा ना ये टोमेटो में एसिटिक एसिड है। ठीक है, खट्टा होता है तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, या फिर आप ऑक्सैलिक एसिड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर बात करें टैमेरिन, तो टैमेरिन में होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब भी किसी सॉल्ट के साथ, किसी भी सॉल्ट के साथ जब वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर के क्रिस्टल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गया, आप किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो वो आपके क्या बना देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर किसकी होती है, तो आपको याद रखना है Na2CO3 10H2O। जो सबसे बड़ी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि आपका वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला होता है। फिर वो आपसे पूछ रहा है राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स मॉलिक्यूल एंड अपीयर्स ब्लू। एक ऐसा आपको बताना है कंपाउंड जो कि आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसके मॉलिक्यूल में होते हैं और वो ब्लू कलर का दिखता है, तो कौन सा होता है, देखो बताओ। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट COSO4 5H2O। तो इसका नाम भी आपको पता चल गया, कॉपर सल्फेट जो कि सॉल्ट है, इसके साथ में 5H2O जुड़ जाएगा, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगा। फिर वो पूछ रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। तो आपको इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन लिखनी है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है और CaOCl2 होता है। अब ये बनता कैसे है, तो देखो ये बनता कैसे है, सिंपल है इसे बनाना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, चूना जिसे हम बोलते हैं, भुजा हुआ चूना स्लैक्ट लाइम, और Cl2, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होता है, जब भुजा हुआ चूना जो होता है स्लैक्ट लाइम, ये आपके पास है स्लैक्ट लाइम, इसके अंदर से क्लोरीन गैस जब पास करती है ना बच्चों, तो क्लोरीन गैस पास होने पर ये बनता है कैल्शियम, ये अपने अंदर क्लोरीन को इकट्ठी कर लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। लिस्ट इट्स 3 यूजेस, तो 3 यूजेस बताने हैं। तो देखो ये क्लोरीन को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। तो ये सबसे पहले तो जो आता है ब्लीचिंग एजेंट में काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, किसी भी चीज का कलर को उतारने के लिए, किसी भी चीज के कलर को रिमूव करना हम कहते हैं ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग एजेंट में काम करता है। इसके अलावा वूल को अनश्रिंकेबल बनाने में, वूल जो होती है ना ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, इसके अलावा ये क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब ब्लीचिंग पाउडर के काम है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को क्लीन करने के लिए, पेपर बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है हमसे द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ अ टोमेटो जूस इज 4.6, तो हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट।
अब आप देखिए, हमने काफ़ी देर से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर इसका pH 4.6 है तो आप मुझे बताइए इट इज़ लेस देन 7। बिल्कुल सर, ये लेस देन 7 है, तो इसका नेचर कैसा होगा? ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका एसिडिक नेचर का। ठीक है, pH हो जाएगा आपका टोमेटो जूस का एसिडिक नेचर का। जल्दी से आप मुझे एक ये बता दीजिए कि जो टोमेटो जूस होता है, टोमेटो जूस में क्या चीज़ होती है? टोमेटो के अंदर एक तो या तो आपका पाया जाता है मैलिक एसिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप ऑक्सैलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें। टोमेटो के अंदर मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अब आपसे वो पूछ रहा है जो pH है वो 4.6 है, तो हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट। अगर ये एसिडिक है तो इसका जो टेस्ट होगा वो किस तरह का टेस्ट हो जाएगा? तो सोर टेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सोर टेस्ट हो जाएगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो pH है वो 4.6 है विच इज लेस देन 7, तो ये एसिडिक नेचर का होगा और एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एसिड होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट आपसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी आपने देखा था कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज देखी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बच्चों देखो, एसिड को जब भी वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, चाहे वो हमारा एसिड है उसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करने पर वो क्या रिलीज करता है? H+ आयंस में वो डिसोसिएट हो जाता है, H+ आयंस उसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयंस में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखिए, एसिड का यूज ही इसलिए किया जाता है कि वो पानी के अंदर जब डिसॉल्व हो तो वो H+ आयंस रिलीज करे। अब अगर सपोज करो हम कोई बाजार से कोई चीज लेके आए और वो कंप्लीटली काम करेगी तो हम कहेंगे ना अच्छी चीज है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपका पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो आप कहोगे कि ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है H+ आयंस में तो वो आपका हो जाएगा वीक एसिड। अब आप वीक बेस, अगर हम बेस की बात करेंगे तो बच्चों जो बेस होता है ये पानी के अंदर जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये OH हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है। ठीक है, OH के ऊपर माइनस का आप आयन लगाएंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये माइनस का आयन होगा। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा? ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। पार्शियली डिसोसिएट होने की वजह से जो बेस है वो आपका वीक बेस हो जाएगा। देखो, हमने तो ये सोचा था ना कि ये जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पर ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये वीक बेस की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, एक बात यहां से इस क्वेश्चन से और ध्यान रखनी है आपको, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या फिर वीक बेस, इन्हें तो आप ये तो आइए आपको समझ में। अब जो एसिड होते हैं बच्चों, ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी दिखाएंगे जब ये वाटर के कांटेक्ट में होंगे या ये अपनी लिक्विड फॉर्म में होंगे। अगर कोई गैस है और उस गैस को, या HCl है, जैसे सपोज करो HCl की गैसियस फॉर्म होगी तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो HCl है वो अपनी गैसियस फॉर्म में ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न्स नहीं करता, चेंज नहीं करता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl जो है वो गैसियस फॉर्म में H+ आयंस रिलीज नहीं कर पाता है। जब पानी होगा तभी तो H+ आयन में डिसोसिएट होगा, तो इसलिए जो HCl है वो अपनी गैसियस फॉर्म में, या कोई भी एसिड है वो अपनी गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता। इसी तरह आपका बेस भी रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट, तो ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था। इसके कारण क्या क्या कारण है बताओ? इसके कारण में आपके क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो हमने बात करी थी, जो फिश है वो अपने एग नहीं दे पाती है, फिश जो है एग नहीं हैच कर पाती है। उसके बाद में क्या होता है? इनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होता है? भोजन से एनर्जी लेना। जब एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी,
तब उतना ज़्यादा अगर उसके अंदर एसिडिक पानी है तो उसके अंदर जो होता है हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनके गिल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जो एसिडिक वाटर अगर हो जाता है, जो रिवर है या पॉन्ड है जहाँ भी आपकी एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। और साथ में आपको पता है एसिड का जो नेचर होता है कोरोसिव होता है, तो उनकी जो स्किन है या उनकी जो बॉडी है उस पर भी वो काफी ज्यादा हार्श इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो, द टीचर while conducting practicals in the laboratory divided student into 3 groups and gave them various solution to find out their pH. Classify into acidic, basic and neutral solution. ठीक है, तो ग्रुप ए को क्या मिला, लेमन जूस एसिडिक होगा, खट्टा होता है, विनीगर ये भी एसिडिक होगा, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। अब जितनी भी एरेटेड ड्रिंक होती है, एरेटेड का मतलब है जिसके अंदर एयर है, तो एयर मींस हवा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपकी CO2 गैस ड्रिंक के अंदर ऐड कर दी जाती है। जितनी भी हम ड्रिंक्स पीते हैं ना, जो मुंह में जाके एकदम ऐसे होती है, एकदम झन्नास वाला टेस्ट देती है, एकदम हवा सी निकलती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये भी आपकी जो होगी एसिडिक होगी। ग्रुप बी में बात करेंगे तो टोमेटो जूस है, ये भी एसिडिक होगा, कॉफी भी एसिडिक होती है, और जिंजर का जूस, जिंजर जूस कैसा होता है, जिंजर जूस कैसा होता है बच्चों, देखो आपको मैंने बताया है कि कभी भी हो ना आपको समझ में ना आ रहा तो उसका टेस्ट देखो, बिटर टेस्ट होगा तो वो बेसिक होगा, और अगर वो सोर टेस्ट है तो जिंजर का जूस। अब कभी हमने जब जिंजर होता है अदरक, अदरक को खाते हैं तो कड़वा कड़वा सा लगता है, थोड़ा सा तो हल्का सा कड़वा लगता है, खट्टा तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो जिंजर का जो जूस हो गया वो एल्केलाइन नेचर का होगा, हल्का सा, ठीक है। फिर है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली ये तो बेसिक ही होगा। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होगा। लाइम वाटर ये तो क्या होगा आपका एसिडिक होगा, क्योंकि लाइम वाटर है ना, नींबू का पानी। चलो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। किस ग्रुप की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। तो हमने देखा कि जो ग्रुप ए है उसके पास 3 सब्सटेंस है और तीनों में ही एसिड है, तो ग्रुप ए की वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 में देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप जो है उसमें 7 से ऊपर वैल्यू होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी 7 से ऊपर वैल्यू होगी, सोडियम क्लोराइड की तो 7 ही होगी। देखो टोमेटो जूस, कॉफी और जिंजर इसमें तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि हल्का सा ही जिंजर जूस जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, मतलब इसका पीएच जो है वो 7 के नियर अराउंड ही रहता है। तो आपका जो ग्रुप सी है उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी 7 से। फिर है लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पीएच कैसे कैसे देख सकते हैं, तो पीएच का देखने का 2 तरीका होता है। एक तो हो गया आपका पीएच को हमें डिटरमाइन करना है, तो एक तो आता है आपका पीएच स्ट्रिप, ठीक है, पीएच स्ट्रिप आती है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोड मेथड। इलेक्ट्रोड मेथड और पीएच स्ट्रिप से हम जो है पीएच किसी भी सॉल्यूशन का डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो, एक्सप्लेन व्हाई द सोर सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग टेडनीस कॉपर वेसल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आप एक चीज देख रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में, मोस्टली जो क्वेश्चन है कंप्लीट हमने चैप्टर कर लिया, और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड आ रहे हैं, पीएच के ऊपर हो चाहे एसिड बेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। जैसे नेटल स्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर पूछ रहा है वो, या फिर इससे संबंधित आ रहा है कि किसमें कौन सा भी आपका जो भी हम भोजन करते हैं या सब्सटेंस जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें कौन एसिड, उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो रिएक्शंस है आपकी वॉशिंग सोडा की, इसके अलावा आपकी ब्लीचिंग पाउडर की, बेकिंग पाउडर की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये तो आपको बढ़िया करके याद करके जानी है। मैंने इस वीडियो में आपको सारी रिएक्शंस बताई दी है।
लास्ट क्वेश्चन है ये शायद हमारे पास, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है आपसे सोर्स सब्सटेंस जो होता है लेमन जूस वो कॉपर वेसल को क्यों साफ करते हैं। तो पहले तो ये समझो कि कॉपर वेसल जो होती है उसके ऊपर टार्निशमेंट है, वो ऊपर जो उसके कलर आ जाता है वो आता क्यों है। तो जो लेयर होती है वो होती है कॉपर ऑक्साइड की, जो ग्रीन कलर की होती है ना, लेयर आ जाती है कॉपर के बर्तन पे। कॉपर मीन्स तांबा, तांबे के बर्तन पे। तो कॉपर लेयर पे जो टार्निश लेयर आती है वो आती है कॉपर ऑक्साइड की वजह से, जो कि कैसा नेचर होता है, जिसका बेसिक नेचर। और लेमन जूस का नेचर कैसा है, लेमन जूस होता है एसिडिक नेचर। तो जब लेमन को इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हम रब करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। न्यूट्रल होने पर बेसिक जो है वो साफ हो जाता है, न्यूट्रल बन जाएगा ना, ना तो वो लेमन जूस रहेगा ना वो कॉपर ऑक्साइड रहेगा, वो एक तो न्यूट्रल हो जाता है। और दूसरी बात होती है लेमन जूस जो है वो एसिडिक है, तो एसिडिक नेचर जो होता है आपका थोड़ा सा, लेमन जूस जो होगा वो थोड़ा सा आपका कोरोसिव इन नेचर होगा, तो जो कि क्या करेगा उसके ऊपर की लेयर को रिमूव कर देता है और कॉपर वेसल को एकदम चमका देता है, एकदम बढ़िया एकदम। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना और बहुत अच्छे से इस पे मेहनत करना। अच्छे मार्क्स आपके यहाँ से इस वीडियो से बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।